हे एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट जीके अनदर सीरीज। दोस्तों, हम लोग लगातार लूसेंट जीके को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो टेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस दोस्तों एग्ज़ाम में ना रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि भाई साहब, जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था, ये बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड काउंसिल जो है कब हुआ था, इससे प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आपको ये कवर करने की ज़रूरत है। आप मेरे साथ कवर करते चलिए। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता है हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ा है। अगर आपने बुद्धिस्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर उसे देखिए। अब दोस्तों, हम चर्चा करने वाले जैन टेक्स्ट के बारे में। देखिए, टेक्स्ट का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक लेख होता है या लिखावट होता है। ठीक है, कोई किताब लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट। भाई साहब ये, ठीक है। तो कह रहा है द जैन टेक्स्ट थ्रो लाइट ऑन रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। मतलब कि जो ये जैन लोगों का जो लिखावट है, जैन लोगों ने जो किताब लिखा, वो किताब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है? वो धार्मिक और सामाजिक स्थिति, यानी कि इकोनॉमिक स्थिति पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं? जो इकोनॉमिक स्थिति पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि जैन टेक्स्ट बेसिकली किस पे फोकस करता है? तो जैन टेक्स्ट बेसिकली रिलीजियस और सोशल ऑर्डर पे फोकस करता है। आगे कह रहा है द जैन टेक्स्ट वेयर इवेंचुअली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी एडी। कंपाइल का मतलब संग्रह करना आप कह सकते हैं, उसको इकट्ठा करना आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कब कंपाइल किया गया था? 6th सेंचुरी एडी में किया गया था। और सेकेंड जब जैन महासभा लगा था बल्लभी में, गुजरात में, उस समय ये दोस्तों कंपाइल किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैनों का जो महासभा लगा था, सेकेंड महासभा, वो कहाँ पर लगा था? तो वो लगा था गुजरात में एक जगह है बल्लभी, वहाँ पर लगा था और वहीं पर ये कंपाइल हुए थे। एमंग दी जैन टेक्स्ट 12 अंगाज आर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो जैन टेक्स्ट में जो 12 अंग हैं वो महत्वपूर्ण है। अंग माने आप कह सकते हैं भाग, सिंपल भाषा में, ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जो है एक अचरंगा सूत्र। अचरंगा सूत्र दोस्तों, आप एक 12 अंग में से एक है अचरंगा सूत्र, जो कि जैसे किताब होता है, जैसे एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, सब में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं कहते। ये अंग 1 है, अंग 2 है, अंग 3, इस तरह से होता है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इस पर, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद करनी है, राइट। तो एक आपका सूत्र है अचरंगा सूत्र दोस्तों, जिस सूत्र में डिसिप्लिनरी रूल्स है, रेगुलेशन है जैन मॉन्क्स का। मतलब आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा सूत्र है जैन का जिसमें डिसिप्लिन के बारे में चर्चा किया गया, अनुशासन के बारे में चर्चा किया गया है, रेगुलेशंस के बारे में चर्चा किया गया, जैन के जो मॉन्क्स हैं, साधु हैं, हर्मिट्स हैं, उनके बारे में। तो दोस्तों उसका नाम है अचरंगा सूत्र। प्रश्न किस प्रकार से बनता मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला जो है भगवती सूत्र, थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा, माफ कीजिएगा, एंड कंटेन द लिस्ट ऑफ 16 महाजन पद्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भगवती सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भगवती जो सूत्र है, इस मतलब किताब समझिए, भगवती सूत्र आप घबराइए नहीं, किताब है। ठीक है, जो कि उस किताब में क्या लिखा है? उस किताब में लिखा है महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है, और उसमें 16 महाजन पद के बारे में बताया गया है। आपको पता है ना 16 महाजन पद क्या थे? आप इतिहास में जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जैसे अपना इंडिया में स्टेट कैपिटल्स हैं, उसी तरह से ये कुछ है। ठीक है, उसके बाद है नामा धामा कथा सूत्र, कंटेन द प्रीचिंग ऑफ महावीरा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। भगवती सूत्र में क्या है? महाजन पद के बारे में वर्णन है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जैन के किस सूत्र में 16 महाजन पद के बारे में चर्चा है, या 16 महाजन पद के बारे में चर्चा जैन के किस सूत्र में है? तो उस सूत्र का नाम है भगवती सूत्र, जो कि महावीर के जिंदगी और 16 महाजन पद के बारे में चर्चा दोस्तों करता है। आगे है नामा धामा कथा सूत्र, जिसमें दोस्तों महावीर क्या क्या ज्ञान देते हैं, लेकर क्या क्या प्रीच करते हैं, उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद है अंटागाडा दासो एंड अनुतारा वई दासो, जिसमें लाइफ स्टोरीज है फेमस जैन मॉन्क्स की। ये भी किताब है, किताब का क्या नाम है? अंटागाडो दासो और अनुतारा वैव दासो। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है जिंदगी की कहानी है, जो भी फेमस मॉन्क्स रहे हैं उनके जीवन के बारे में इसमें वर्णन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे दोस्तों डिस्कस करते हैं। आगे विवागास्युम सूत्र, जिसमें विवागास्युम सूत्र या विवागा, आप ये कह सकते हैं विवागा, थोड़ा इंग्लिश में तो पढ़ने में दिक्कत होगा। विवागा स्वयं सूत्र, जिसमें दोस्तों कर्म फल के बारे में डिस्कशन है, यानी कि फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। जैसे हम कोई भी एक्शन करते हैं उसका क्या हमें फल मिलता है, उस ये वर्णन है किसमें दोस्तों?
विभाग गा स्वयं, ठीक है, पढ़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उस सूत्र में ये वर्णन है। एक एक चीज़ ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने बोला ना कि सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। मैंने आपको बोला ना कि भाई साहब इस किताब में किस चीज़ के बारे में वर्णन था, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों अगला जो बुक है उसका नाम है भद्रबाहु चरित्र। क्या नाम है किताब का? भद्रबाहु चरित्र, जिसमें दोस्तों इस भद्रबाहु चरित्र में दोस्तों लाइफ स्केच है जैन मोंक आचार्य भद्रबाहु का, और झलक है किस चीज़ के बारे में, मतलब मौर्य जो किंग थे उसके लेटर लाइफ के बारे में बताया गया। आगे की जो जन्म थी उनकी, आगे जन्म कह सकते हैं, लेटर लाइफ यानी जो रूल किए उसके बाद की जो स्थिति थी उसके बारे में ये भद्रबाहु चरित्र में वर्णन है। भद्रबाहु बेसिकली आचार्य भद्रबाहु थे, जैन मोंक थे, उनका नाम था। और इसमें मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य के लेटर, इसके बाद ग्लिम्स ऑफ द लेटर द लाइफ ऑफ मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बारे में वर्णन है। आगे कहा जा रहा है, देखिएगा दोस्तों कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री प्रसिद्ध पर्व, ठीक है, रिटेन बाय जैन आचार्य हेमचंद्र हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस एमंग जैन टेक्स्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है ये प्रसिद्ध पर्व किसके बारे में लिखा गया है, तो माफ़ कीजिएगा, मतलब किसने इसे लिखा है, तो उस जैन आचार्य का नाम है हेमचंद्र। ये जैन टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रशिष्ट पर्व में किस चीज़ के बारे में वर्णन है दोस्तों, इस चीज़ को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बार बार इसे सुनेंगे भी तो आपको डेफिनेटली याद होगा, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों अब आगे बात की जाती है, इतना तो आपको जैन टेक्स्ट के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते थोड़ा सा हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में, यानी जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऑल्दो देयर इज नो सच टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट कैन प्रॉपरली कॉल हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी टेक्स्ट हैड रिटेन इन अ लिटरेरी और रिलीजियस कलर, बट देयर आर सम सर्टेन टेक्स्ट इन विच सम हिस्टोरिकल मटेरियल आर अवेलेबल इन अ डिस्पर्स्ड मैनर। देखिए, कहा जा रहा है कि जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं बेसिकली वो इतिहास को पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। या तो कोई हिस्टोरिकल सोर्स है जिसमें बहुत ही चढ़ा बढ़ा कर लिखा गया, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका है, या तो वो बेसिकली या वो मतलब धर्म पे ही अटक गया है, उसमें कुछ आगे इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत कम में वर्णन है। और बहुत कम ऐसे किताबें जिसमें इस तरह से मिलते हैं, कहीं कहीं छठे पुटे मिलते हैं, कोई दार्शनिक है वो लिख दिया, या कोई इन्वेडर हम पे इन्वेट करने का आया तो उससे हमको जानकारी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन एक किताब है जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। पूछा जा सकता है भाई अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य, ठीक है। ये कंपाइल कब किया गया था? 4th सेंचुरी BC में इसको कंपाइल किया गया था। कंपाइल करने का मतलब संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया था। इट गिव्स नॉट ओनली डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो एन आइडिया ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, ठीक है। दोस्तों ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही वर्णन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन किस प्रकार से किया जाता है, बल्कि इसमें सामाजिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी वर्णन है। और जिस किताब में दोस्तों अगर शासन कैसे किया जाता है उसके बारे में अगर लिखा है, डेफिनेटली उस जगह की इकोनॉमिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक्स नहीं होगा तब तक शासन वहाँ हो ही नहीं सकता है। तो कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र किताब काफ़ी इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण में महत्व रखता है, ठीक है। तो चलिए आगे दोस्तों चर्चा हम करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा भी हम ये फील नहीं होने देंगे कि यू आर स्टडिंग लुसेंट जीके। बहुत दिमाग में लगा देते हैं कि भाई लुसेंट जीके कितना डिफिकल्ट है। नॉट मैन, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इस किताब को इट इज कंपेरेबल विथ एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, अरिस्टोटल का जो पॉलिटिक्स लिखा था, और उसके माइकवेलिस प्रिंस जो है ये सब चीज़ से इसे कंपेयर किया जाता है। जो पॉलिटिक्स एरिस्टोटल काफ़ी विद्वान थे, उसके पॉलिटिक्स से कौटिल्य का अर्थशास्त्र को कंपेयर किया जाता है। एक फिर लेखक थे जिनका नाम था कमांडक, वो किताब लिखे थे नीति सार। 4th से 6th सेंचुरी AD में आप मान सकते हैं ये कंपाइल हुआ। और ये बेसिकली किसके बारे में वर्णन करता है, तो ये मोनार्की ऑफ गुप्त पीरियड में कैसे मोनार्क थे, राजा कैसे रूल करते थे, इस सब के बारे में नीति सार में वर्णन है। आपको और डिटेल जानना है तो आपको मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसके बाद कमांडक का नीति सार, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जाकर पढ़िए। आपको बस इतना याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, ठीक है। इसके बाद नीति सार किसने लिखा? कमांडक। इसमें किसके बारे में चर्चा है? गुप्त पीरियड के बारे में चर्चा है, गुप्त के बारे में चर्चा है। अगर प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार से बन सकता है। अब दोस्तों अगला है सोमदेव सूरि नीति सार,
नीति नीति व्याख्या अमृता, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देता है स्टेट मिशनरी ऑफ दैट टाइम। तो सोमदेव सूरी हैं, वो भी एक नीतिसार लिखे थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हमको जानना भी नहीं है, हमको जानना है केवल कमांडक के नीतिसार के बारे में। उसके बाद बृहस्पति का एक बृहस्पत्य अर्थशास्त्र इज अ टेक्स्ट इन अ कौटिल्य अर्थशास्त्र ट्रेडिशन। अब ये याद रखिएगा, देखिए बृहस्पति का बृहस्पति, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। बेसिकली मतलब जिस प्रकार से कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिस ट्रेडिशन में लिखा गया उसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं जिसमें क्रॉस कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगा कर नहीं पढ़ना है, राइट। अब आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग इज प्रोवाइडेड बाय राज तरंगिणी द स्ट्रीम ऑफ किंग्स। यानी राज तरंगिणी का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से किंग का जिनोलॉजी चला है, किस तरह से किंग मतलब एक के बाद हुए हैं, ये राज तरंगिणी में वर्णन है। और ये लिखा गया है राइटर जिनका नाम है कालहाना, ठीक है। समझ में आपको याद कैसे करिएगा, इसका ट्रिक क्या है। तो दोस्तों आप ऐसे याद कीजिएगा कि जो है एक राजा जो है उस पर जो है काल मंडरा रहा था, नहीं राजा पर क्या मंडरा रहा था, काल मंडरा रहा था। तो राज तरंगिणी दोस्तों किसने लिखा है, तो राज तरंगिणी दोस्तों लिखा गया है कालहन के द्वारा, ठीक है। अच्छा इसमें है क्या, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई तो राज तरंगिणी किसने लिखा, कालहान ने लिखा, ठीक है, मतलब 12th सेंचुरी एडी में। लेकिन इसमें बायोग्राफीज हैं, जो कश्मीर के जितने भी राजा हैं उसके बारे में सही तरीके से वर्णन है राज तरंगिणी में, ठीक है। आप किसी किताब में अगर किसी राजा के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है तो वहाँ से आप बहुत सारे चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ किंगडम रहा होगा, उसके आसपास का क्या रिलेशन रहा होगा, ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इट मे बी द फर्स्ट वर्क टू possess several characteristics of historical writing it is understood today in the words ऑफ इमिनेंट हिस्टोरियन आरसी मजूमदार, ठीक है। देखिए इसमें कई सारे करेक्टरिस्टिक के बारे में वर्णन है और एक इतिहासकार है जिनका नाम है आरसी मजूमदार। इन्होंने कहा है कि देयर इज ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क प्रॉपरली सो कॉल्ड रिटेन बाय कालहाना इन 12th सेंचुरी एडी। दिस इज राज तरंगिणी विच डील्स विथ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ दैट वर्क। जो आपके आरसी मजूमदार हैं इन्होंने बोला कि मात्र एक ऐतिहासिक ऐसा काम है जिसको हम कह सकते हैं ये इतिहास की किताब को प्रॉपरली लिखा गया, उस किताब का नाम है राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है शुरुआत से लेकर 1148 से लेकर 1150 ईडी तक। इट एज्यूम्स द हाउएवर ए रेगुलर हिस्टोरिकल फॉर्म ओनली फ्रॉम द 7th सेंचुरी एडी। अब 7 सेंचुरी एडी से इसको और हिस्टोरिकल फॉर्म में लिखा गया है। द अर्लियर चैप्टर बीइंग मैडली ऑफ कंफ्यूज ट्रेडिशन एंड फैंसीफुल इमेजिनेशन, कह रहा है इसमें 7th सेंचुरी एडी के बाद ठीक ठाक से लिखा गया और अर्लियर चैप्टर जो है एकदम इमेजिनेशन पे लिखा गया है। तो हमें इतना ज़्यादा जानना नहीं है कि क्या राज तरंगिणी किस इमेजिनेशन पे लिखा गया था, क्या था नहीं था, बस हमें इतना जानना है राज तरंगिणी जो है लिखा गया है कालहाना के द्वारा। इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन है, बात खत्म है, राइट। और अगर ज़्यादा जानना है तो 12th सेंचुरी एडी, ओके। कुछ कमेंट किसने किया था, तो भाई आरसी मजूमदार हिस्ट्री वाले ने कमेंट कर दिया। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको 1 by 1 सारा चीज़ करा रहा हूँ, आपको बस मेरे साथ बने रहना और फैंसीफुल हिस्ट्री के जो कोर्स होते हैं उससे आपको बेसिकली दूर रहना है। आप अगर लूसेंट हिस्ट्री को एक किताब मानो और इसको पढ़ते चलो, इससे बाहर अगर आया तो किसी से नहीं बनेगा, राइट। द क्रोनिकल्स ऑफ गुजरात, किताब का नाम है क्या, द क्रोनिकल्स ऑफ गुजरात, ठीक है। प्रबंध कोश राजशेखरा, हमीर मद मर्दन, जय सिंह, तेजपाल प्रस्थि या जिसको वास्तुपाल कहते हैं, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतरंग एटीसी थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है। अच्छा ये किताब है जितने भी मैंने आपको बोला है अभी, ठीक है, सारे के सारे क्या है बुक्स हैं, सारे के सारे जैसे आप क्रोनिकल्स ऑफ गुजरात में आपके बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है। जिस जो प्रबंध कोश है जिसको राजशेखर लिखे हैं, ठीक है, याद रहेगा ऐसे करके। प्रबंध कोश एक किताब है, ये गुजरात के बारे में वर्णन करता है जिसका लेखक है राजशेखर। हमीर मद मर्दन ये भी गुजरात के क्रोनोलॉजी पर है, इसके लेखक हैं जय सिंह। तेजपाल प्रस्थि इसका वास्तुपाल लेखक है। प्रबंध चिंतामणि इसके लेखक है मेरू तुंग। ये सारे के सारे इतिहास किसके इतिहास के बारे में वर्णन करता है, गुजरात के इतिहास के बारे में वर्णन करता है।
अब आगे कह रहा है द मोस्ट रिमार्केबल टेक्स्ट एमंग द क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध इज चचनामा। मतलब सिंध के क्रॉनिकल्स का मतलब एक जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ नरनिया आप पढ़े हम किताब जिसमें कई सारे स्टोरी हैं, मतलब नरनिया के बारे में, उसके पास तालाब है, ये सब उसी तरह से है आपकी ये किताब जो है सिंध के क्रॉनिकल्स के सिंध के बारे में जो लिखा हुआ है अच्छे ढंग से, उसका नाम है चचनामा। इन 8th century AD क्वाजी इसामेल क्वाजी ऑफ अलोर अपॉइंटेड बाय मुहम्मद बिन कासिम रोट अ बुक नेमली तारीखे सिंध वरा हिंद। मतलब कि देखिए क्या कह रहा है कि 8th century AD में क्वाजी इसामेल, जो क्वाजी कहाँ के थे, एलोर के, इनको अपॉइंट किए थे कौन, मुहम्मद बिन कासिम। एक प्रश्न बनता है कि क्वाजी इसामेल किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने किताब लिखा, किसने किताब लिखा, तो क्वाजी इसामेल, जिसने किताब लिखा, जिस किताब का नाम था तारीखे ए सिंध वा हिंद। माने किताब का नाम था, आपसे पूछा सकता है कि भाई तारीख ए सिंध वा हिंद किताब को किसने लिखा, क्वाजी इसामेल ने। उसके बाद जो है दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि क्वाजी इसामेल किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, किसके समय के थे, तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें सिंध के बारे में या हिंद के बारे में वर्णन है। इन अरेबिक लैंग्वेज विच इज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ चचनामा, जिसको दोस्तों क्या किया गया था, जो जिसको चचनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया था, किसको, तारीखे सिंध वा हिंद को, अली बिन हामिद कोफी 1206 मतलब 1216 AD में। तो आप ये ध्यान से समझिए कि ये जो चचनामा है इसका पहले मतलब जो नाम था मतलब जो है तारीखे सिंध वा हिंद, ठीक है, ये अरेबिक लैंग्वेज में था, इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबिक टू पर्शियन ट्रांसलेट किया गया और तब इसका नाम पड़ा चचनामा, जिसको ट्रांसलेट करने वाला क्या था, अली बिन हामिद कॉफी थे। द चचनामा इज ऑल्सो नोन एज फतेहनामा ए सिंध, चचनामा को फतेह ए नामा सिंध भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इट प्रोवाइड्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध कन्क्वेस्ट 711 से 712 AD। तो बेसिकली ये जो आपका चचनामा है, जिसको आगे चल के इस पीछे जिसका नाम था तारीखे सिंध वा हिंद, इसमें बेसिकली चर्चा है भाई मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि कोई अगर मेरे जीवनी के बारे में 10 लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करे तो मेरे बारे में ही चर्चा होगा। तो कन्फ्यूज तो आई होप आप नहीं हुए होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक राइटर को अपॉइंट किया, उस राइटर ने एक किताब लिखा जिसका नाम था भैया जी, क्या चीज़ नाम था, तारीखे ई सिंध वा हिंद, ठीक है, सिंध के हिस्ट्री के बारे में वर्णन था। उसके बाद जो है वो था, ये जो किताब था ये अरेबिक में था, इसको ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में चचनामा के नाम से, जो अली बिन हामिद कॉफी ने किया, ठीक है। और चचनामा को आगे भी कहा जाता है फतेह ए नामा सिंध, तो कई नाम है इसके, आपको ध्यान में रखने होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते, ये तो कुछ हमने बात किया हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में, इससे पहले हमने जैन टेक्स्ट के बारे में वर्णन किया, ठीक है। आपको बार बार ये सुनना है तब याद होगा, राइट। अब आगे चर्चा करते हैं सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में, मतलब आधा आधा छिटा फूटा। पाणिनि का अष्टाध्याय, अष्टाध्याय किसने लिखा, या अष्टाध्याय किसने लिखा, पाणिनि। एक ग्रामर का किताब है, व्याकरण का किताब है। ये पॉलिटिकल कंडीशन उस समय प्री मौर्यन और मौर्यन पीरियड के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में चर्चा करता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो पाणिनि का अष्टाध्याय ग्रामर की किताब है, लेकिन इसमें भाई साहब पॉलिटिकल कंडीशन उस समय मौर्य और मौर्य पीरियड के बारे में क्या था, इससे भी चर्चा करता है। भाई एक सैग है जिनका नाम है गार्गी, उनका एक किताब है गार्गी संहिता, ये युग पुराण का एक भाग है और ये एक ज्योतिष टेक्स्ट है। आपसे पूछा जा सकता है भाई गार्गी समाहिता क्या है, तो ये दोस्तों आपका एक ज्योतिष टेक्स्ट है, ज्योतिष के बारे में इसमें एक्सप्लेन है। और बट इट ऑल्सो मेंशन ग्रीक एंड साइथीनियन इन्वेजन, ठीक है, मैंने इसमें ग्रीक और साइथीनियन इन्वेजन, अच्छा ये क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सब के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से पढ़िए। अगर मैं यहाँ उतना बताने लगूंगा तो इट विल बी वॉल्यूमिनियस, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ओके। तो अब बात करते हैं, अब इसमें कई सारे किताब हैं, आप देख रहे हैं ना, पतंजलि का किताब है जिसका नाम है महाभाष्य, ये एक कमेंट्री बुक है। पाणिनि के अष्टाध्याय यानी पाणिनि जो किताब लिखे उस पर ये कमेंट है, यानी उस पर ये कुछ बता रहे हैं और ये प्रोवाइड करता है बहुत सारा हिस्टोरिकल मैटर है उस टाइम के लेकर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पाणिनि ने किताब लिखा, इसको कोई एक्स व्यक्ति ने पढ़ा
और इस एक्स व्यक्ति ने उस पर कॉमेंट लिखा कि भाई ये किताब ऐसा, इसमें ये है। उस व्यक्ति का नाम था पतंजलि। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये बात क्लियर हुआ। कालिदास का एक किताब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मालविकं, नाम भी अजीब है, मालविक अग्निमित्र। ठीक है, कालिदास साहब की किताब है मालविक अग्निमित्र, राइट। ये मालविक अग्निमित्र जो है दोस्तों, ये किसके बारे में चर्चा करता है? एक प्ले ड्रामा है, राइट। और ये पहला प्ले उनके द्वारा लिखा गया था। आप याद रखिएगा कि कालिदास ने अपना पहला नाटक प्ले कब लिखा, वो लिखा था दोस्तों, कब नहीं, कौन सा किताब था, तो वो कब भी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों वो पूछा भी नहीं जाएगा। इस किताब का नाम था मालविक अग्निमित्र, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ शुंग डायनेस्टी, शुंग साम्राज्य के बारे में इसमें वर्णन है, किसमें? मालविक अग्निमित्र में। और उसके पिछले जो बहुत रॉयल यानी बेहतरीन वंश थे उसके बारे में वर्णन है। तो इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी। इसको क्या, इस किताब को क्या कहा जाता है कि जो रॉयल डायनेस्टीज है उसके आंतरिक जीवन का इसका मिरर कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, कालिदास सबसे पहला प्ले क्या लिखे थे, तो उसका नाम था मालविक अग्निमित्र। ये बहुत सारा प्ले लिखे थे कालिदास, लेकिन उसमें सबसे पहला इनका प्ले था मालविक अग्निमित्र। ठीक है, आगे दोस्तों पढ़ते हैं। इसका नाम है विशाख दत्त का एक मुद्राक्ष किताब है, मुद्राक्षा। ये एक ड्रामा है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्राइम मिनिस्टर उसके, ही इज प्राइम मिनिस्टर चाणक्य, उसके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में, और अलग अलग कंटेम्प्रेरी राजा के बारे में। इसमें वर्णन है कि भाई कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मदद से नंद को नानी गांव भेज दिए। ठीक है, और उस समय के सामाजिक और आर्थिक कंडीशन के बारे में भी वर्णन है। इसीलिए मुद्राक्ष इज इंपॉर्टेंट किताब। विशाख दत्त इसके लेखक हैं, और इसमें बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है और बहुत सारे राजा के वर्णन है। और इसमें बताया गया किस प्रकार से उनको चाणक्य ने मदद किया नंद को भगाने में, है ना। तो ये कुछ चर्चा हमने आपके साथ किया है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगर आप जितने भी चीज़ लिखे गए हैं, आप अगर इसे समझ गए हैं, तो एक बार चलिए रिवीजन करने का टाइम आ गया। इट्स इंपॉर्टेंट, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना भी ज़्यादा जरूरी है। चलिए, मैंने आपको जैन टेक्स्ट के बारे में बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। जैन जो है महासभा हुआ था वल्लभी में, गुजरात में। ठीक है, भगवती सूत्र इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, जिसमें महाजन पद के बारे में वर्णन है। ठीक है, इसके बाद जो विभागा स्वयं एक के सूत्र है, जिसमें कर्म फल के बारे में वर्णन है। भद्रबाहु का चरित्र है, लाइफ स्केच है जैनाचार्य भद्रबाहु के, जिसमें मौर्यन किंग के बारे में वर्णन है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जैन टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है प्रशिस्थ पर्व, वो ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा है ना। इसके बाद नीतिसार कामंडक ने लिखा, जिसमें वो गुप्त पीरियड के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बारे में आगे बात करते हैं राजतरंगिणी, जो लिखा गया कालहन के द्वारा में, माफ़ कीजिए कालहन के द्वारा। और इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में चर्चा है, और इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। इस पर एक हिस्ट्रियन ने कमेंट भी किया था कि भाई साहब ये ठीक ठाक लिखा हुआ किताब है। उसके बाद आगे हम लोगों ने चर्चा किया था क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, जिसमें कई सारे इसके भाग है, जैसे प्रबंध कोश है, राजशेखर इसके लेखक थे, हमीर मर्दन है, जयसिंह इसके लेखक थे, तेजपाल प्रस्थि इसके वास्तुपाल लेखक हैं। ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद हमने बात किया था चचनामा। चचनामा के लेखक थे ख्वाजी इसामबिल, लेकिन इससे पहले वो लिखे थे तारिके ए सिंधवा हिंद। उसको मतलब ट्रांसलेट करने वाले थे, तारिके ए सिंधवा हिंद को ट्रांसलेट किया गया चचनामा में। ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम था अली बिन हमीद कुफी, और ये जो तारीखे ए सिंधवा हिंदी है अरेबिक लैंग्वेज में था, इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज, चचनामा पर्शियन लैंग्वेज में है। और ये बेसिकली वर्णन है इसमें मोहम्मद बिन कासिम के जो है कन्क्वेस्ट के बारे में, उसके जीत के बारे में। हमने आपके साथ आगे चर्चा किया था पाणिनि का अष्टाध्याय, जो ग्रामर किताब है, जिसमें पॉलिटिकल लाइफ उस समय मौर्य किंग के बारे में वर्णन है। उसके गार्गी संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में वर्णन है। ओके, और ये युग पुराण का एक भाग है। इसके बारे में मैंने आपके आगे चर्चा किया था कि पतंजलि साहब ने एक महाभाष्य लिखा, जो बेसिकली कमेंट्री है पाणिनि के अष्टाध्याय पे, है ना। कालिदास का सबसे पहला प्ले था मालविक अग्निमित्र, जिसमें वो चर्चा करते हैं शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। और इसको कहा जाता है ये इंटीरियर लाइफ रॉयल डायनेस्टी का मिरर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण किताब है वो है मुद्राक्ष, एक ड्रामा है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा, और इसमें यह चर्चा कैसे चाणक्य ने भगाया था
नंद डायनासिटी को ख़त्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करके। आई होप आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जैन टेक्स्ट, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट और इसके अलावा सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने वो आपको दिया।